9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इतिहास रचा गया। साल 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, लेकिन भारत को इसकी मेजबानी का मौका पहली बार इसी साल मिला है। सभी देशों के प्रमुखों के लिए दिल्ली के VVIP होटलों में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किए गए थे और सभी देशों के प्रमुख इन्हीं स्वीट में ठहरे, सिवाय एक के। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीट में रहने से मना कर दिया था। ट्रूडो के लिए भारत सरकार की तरफ से ललित होटल में सुपर लग्जरी स्टे का इंतजाम किया गया था, लेकिन ट्रूडो स्वीट के बजाय एक सामान्य से कमरे में ठहरे। कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसका साफ असर G20 में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में मौजूद सभी देशों के नेताओं के साथ बैठकें की, सिवाय ट्रूडो के। और जब दोनों मिले भी तो मोदी ने कनाडा के धरती से भारत के खिलाफ चल रहे खालिस्तानी आंदोलन को लेकर ट्रूडो को फटकार लगाई। शायद भारत की खरी खोटी ट्रूडो को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने देश लौटते ही कुछ ऐसा कर डाला जिससे दोनों देशों के संबंध खतरे में पड़ गए। आज के इस वीडियो में हम भारत कनाडा के रिश्तों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में यह खटास पहली बार नहीं आई है। साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस न्यूक्लियर टेस्ट का एक बहुत खास कनेक्शन कनाडा से भी था। आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कांडू को। CANDU यानी कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम। कांडू एक कनाडाई रिएक्टर डिजाइन है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर टेस्ट में किया जाता है। भारत ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट में इसी रिएक्टर का इस्तेमाल किया था। इस पर कनाडा के तत्कालीन PM पियरे ट्रूडो भारत से बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने कांडू टाइप रिएक्टर का साइन इस्तेमाल किया है, जिसके चलते भारत कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। पियरे ट्रूडो और कोई नहीं बल्कि वर्तमान PM जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। एक कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। जो काम आज जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वही काम कभी उनके पिता पियरे ट्रूडो ने भी किया था। यही वो शख्स है जिन्होंने 1985 में हुए एयर इंडिया हादसों के आरोपियों को बचाने का काम किया था। साल 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 14 लाख लोग हैं, जिसमें से सिखों की संख्या लगभग 8 लाख है, जो कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2.1% है। धर्म के आधार पर यह कनाडा की चौथी बड़ी संख्या है। इसी देश में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख पाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सिख इस देश में कैसे और कब इतनी गहरी पकड़ बना पाने में कामयाब हो गए। कनाडा के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 2019 के चुनाव में सांसदों की संख्या 18 थी, जबकि इसी साल भारत में हुए लोकसभा चुनाव में 13 सिख सांसद बने। ये संख्या कनाडा में सिखों का दबदबा बयान करती है, लेकिन कनाडा हमेशा से ही सिखों का देश नहीं था, ना ही सिख वहाँ के मूल निवासी हैं। सिख वहाँ कैसे और क्यों पहुंचे, इसके लिए हमें एक बार फिर से इतिहास में झांकना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत में खालिस्तान मूवमेंट पर एक डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज की इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आज से करीब 125 साल पीछे। बात है साल 1897 की। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन बुलाया। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक दल महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का ही एक राज्य है। सैनिकों के दल में शामिल थे रिसालदार मेजर केसर सिंह। रिसालदार मेजर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी रैंक हुआ करती थी। केसर सिंह कनाडा की उपजाऊ जमीन देखकर खासा प्रभावित हुए। उन्होंने कनाडा में ही रहने का फैसला कर लिया और रहने के लिए उन्होंने चुना ब्रिटिश कोलंबिया। इतिहासकारों की माने तो केसर सिंह कनाडा में बसने वाले पहले सिख थे। केसर सिंह वहां अकेले नहीं बसे, बल्कि कुछ और सैनिक भी उनके साथ वहीं बस गए, जबकि बाकी के सैनिक वापस भारत लौट गए। भारत वापस लौटे सैनिकों ने लोगों को बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। बस यहीं से सिखों के कनाडा में बसने की शुरुआत हुई। अगले कुछ ही सालों में लगभग 5000 भारतीय कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जा बसे। खास बात यह है कि उनमें से 90% सिख थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और बढ़ना इतना आसान भी नहीं रहा। वहाँ के लोग भारतीय लोगों की बढ़ती आबादी देखकर परेशान हो उठे। सिखों को वहाँ तमाम विरोध भी झेलने पड़े, लेकिन वो लोग वहाँ पर बस चुके थे और अब वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटना चाहते थे। वो लड़ाई लड़ते रहे। 60 के दशक में वहाँ लिबरल पार्टी की सरकार बनी, जिसने प्रवासी नियमों में सकारात्मक बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आइए अब भारत और कनाडा के बीच
कूटनीतिक रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही देश कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा जाता है जहां कभी अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। कनाडा को आजादी जहां साल 1867 में मिल गई थी, वहीं भारत 1947 में आजाद हुआ। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1947 में ही बन गए थे। साल 1949 में ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कनाडा यात्रा पर गए थे। ये सिलसिला लंबा चला भी, लेकिन फिर दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 42 साल बाद कनाडा की यात्रा की थी। हालांकि 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह भी कनाडा गए थे, लेकिन वो वहां G20 समिट में हिस्सा लेने गए थे। फिलहाल दोनों देशों के बीच रिश्ते दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब हालात बिगड़े हैं। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पीएम पियरे ट्रूडो ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को दोनों देशों के बीच 1971 में हुई सहमति का उल्लंघन बताया था। साल 1998 भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में ही किया था, जिसके बाद भारत को तकनीकी देने के लिए कनाडा पर आरोप लगे, लेकिन कनाडा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और सख्त रुख अपनाते हुए अपने राजदूत को भारत से वापस बुला लिया। साथ ही सभी गैर मानवीय सहायता को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खालिस्तान आंदोलन भारत की सीमा पार कर कनाडा तक कैसे जा पहुंचा। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खालिस्तान आंदोलन को विस्तार से समझने के लिए इसी टॉपिक पर बना हमारा वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हीं बातों को इस वीडियो में दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातों पर जल्दी से गौर कर लिया जाए। आज़ादी के बाद से ही चली आ रही खालिस्तान की मांग साल 1980 के आते आते काफी हद तक ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन इसी दशक में उदय हुआ जनरैल सिंह भिंडरावाले का। भिंडरावाला दमदम टकसाल का मुखिया था। वो एक शोला की तरह आया और मध्यम पड़ चुकी आग को एकदम से सुलगा दिया। खालिस्तान आंदोलन फिर से खड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार आंदोलन खूनी था। पूरा पंजाब खून से सना हुआ था। साल 1981 में अखबार पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई, जबकि 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में पंजाब के DIG SS अटवाल को मौत के घाट उतार दिया। ये दौर था जब पंजाब की कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे अलगाववादी भड़क उठे। भिंडरावाले की अगुवाई में तमाम खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमा लिया। इन लोगों ने वहां भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भिंडरावाला मारा गया, लेकिन इस ऑपरेशन से सिख समुदाय भावनात्मक रूप से आहत हुआ। इसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब की धरती पर खालिस्तान आंदोलन कमजोर पड़ता गया, लेकिन कनाडा में बसे सिखों ने इसे मरने नहीं दिया। वो डटे रहे। साल 1985 में कनाडा से मुंबई जाने वाले एयर इंडिया के कनिष्क विमान में हुए बम धमाके में भी इन्हीं खालिस्तानियों का हाथ था। 18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा की पार्किंग में खड़ी एक कार की ड्राइविंग सीट पर था भारत से भगोड़ा और 10 लाख का इनामी आतंकी हरदीप सिंह नज्जर। तभी अचानक मुंह में मास्क लगाए 2 लोग सामने से आते हैं और अगले ही पल पूरा इलाका ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से थर्रा उठता है। ये गोलियां इन्हीं दोनों के हाथों में मौजूद हथियारों से निकली थी, जिसका निशाना था आतंकी नज्जर। इसी घटना के ठीक 3 महीने और G20 समिट के ठीक हफ्ते भर बाद यानी 18 सितंबर 2023 कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा साफ तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि अगर आरोप सच साबित हुए तो ये ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही जोली ने कनाडा में भारतीय दूत पवन कुमार राय को देश से निष्कासित कर दिया। इसके बाद तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के दूत को देश से तो निकाला ही, कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए ट्रूडो के बयान को न केवल राजनीति से प्रेरित बताया, बल्कि कनाडा को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह देश भी बता दिया। जिस नज्जर की मौत पर इतना बवाल खड़ा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा जान समझ लीजिए। नंबर 1, नज्जर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कनाडा पहुंचा था। नंबर 2, कनाडा की नागरिकता पाने के लिए उसका आवेदन 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। वहां की कोर्ट ने भी उसे नागरिकता देने से मना कर दिया था। हालांकि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक बार बताया था कि नज्जर साल 2015 में कनाडा का नागरिक बना, जबकि साल 2014 में ही इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वो अलगाववादी समूह खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF का मास्टरमाइंड था। नंबर 5, वो कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में था। नंबर 6, भारत ने 2020 में उसे आतंकी घोषित किया था। नंबर 7, वो भारत में भगोड़ा घोषित था, साथ ही उस पर 10 लाख का इनाम भी था।
नंबर 8, 2022 में निज्जर ने खालिस्तान को लेकर एक जनमत संग्रह भी कराया था, जिसके लिए उसने दर्जन भर देशों का दौरा भी किया था। खालिस्तानी अलगाववादियों पर नरमी कनाडा की पहचान रही है। कनिष्क विमान हादसा कनाडा के इतिहास में सबसे भीषण हवाई हादसा था। इस बात के पक्के सबूत थे कि धमाके में खालिस्तान समर्थकों का ही हाथ है, लेकिन कनाडा सरकार ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया था। साल 2005 में हमले का मुख्य आरोपी छूट गया, सजा भी हुई तो सिर्फ एक आरोपी को। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1982 में ही कनाडा सरकार से आतंकी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन कनाडा सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था। तब कनाडा के पीएम वर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो थे। यही परमार 1985 में हुए कनिष्क बम धमाके का मास्टरमाइंड था। मजे की बात तो ये है कि कनाडा खालिस्तानियों के आंदोलन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान से इतना प्यार क्यों करते हैं। असल में सारा किस्सा कुर्सी का है। कनाडा में साल 2019 में चुनाव हुए थे। चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 121। ट्रूडो सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं कर सके। तब उनका साथ दिया न्यू डेमोग्राफिक पार्टी एनडीपी ने, जिसके मुखिया हैं खालिस्तानी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक माने जाने वाले जगमीत सिंह। उन्हें सत्ता की चाबी जगमीत सिंह के हाथों में ही है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ ट्रूडो के एक बयान का मतलब है सत्ता से बाहर होना, और इसमें कोई दो राय नहीं कि यह रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। कनाडा में ट्रूडो की तेजी से गिरती लोकप्रियता भी दोनों देशों के बीच हालिया उठापटक की बहुत बड़ी वजह है। एक रिपोर्ट की माने तो जुलाई में कनाडा में पीएम की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। ट्रूडो को कनाडा के वोटर्स ने पिछली आधी सदी का सबसे खराब पीएम माना है। यानी बात एकदम साफ है, ट्रूडो की लोकप्रियता खतरे में है। खालिस्तानी समर्थकों को लेकर उनकी नरमी उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हो सकता है उन्हें इनमें अपना वोट बैंक नजर आता हो, तभी उन्हें साधने के चक्कर में एकदम से मुखर होते हैं। शायद ये पहली बार होगा जब किसी राष्ट्राध्यक्ष ने केवल आरोपों के आधार पर किसी देश पर आरोप मढ़ा हो। हैरानी है कि एक तरफ पीएम ट्रूडो पुख्ता आरोपों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहती हैं कि अगर आरोप सही पाए गए तो ये स्वीकार नहीं होगा। हैरानी तो इस बात की है कि पीएम ट्रूडो ने एक बयान देकर दोनों देशों के बीच रिश्ते तो खराब कर ही दिए हैं, लेकिन अभी तक आरोपों को साबित करने लायक एक भी सबूत पेश नहीं किया है। उन्हें समझना चाहिए कि देश चलाना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। दो देशों के संबंधों को बनाने में भले सालों लग जाते हों, लेकिन बिगड़ने में पल भर ही लगता है। पूरी दुनिया की नजरें उन पर है। अगर ट्रूडो सबूत पेश किए बिना यूं ही हवा में बात करते रहे तो उनकी जगहसाई होना तो तय है। हाँ, अगर उनका मकसद केवल खालिस्तान समर्थकों का तुष्टीकरण ही है तो वो आग से खेल रहे हैं। उनका आचरण इस बात को साबित करता है कि वो खालिस्तानी समर्थकों के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उनका यह रवैया आने वाले समय में उनके देश के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि आतंकवाद या अलगाववाद कभी भी किसी देश के हित में नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा के पीएम ट्रूडो मामले की गंभीरता को समझेंगे और एक बार फिर दोनों देशों के संबंध बेहतर और खुशनुमा मोड़ लेंगे। हमें स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमने आपके सामने फैक्ट्स ही साझा किए हैं। इस मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नारद टीवी का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो चुका है, जाइए और उसे फॉलो कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि व्हाट्सएप पर आपको नारद टीवी के लेटेस्ट वीडियोस मिल जाया करेंगे। मान लीजिए कभी यूट्यूब ने आपके पास नारद टीवी की वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नारद टीवी की हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।